नमस्कार। आपका स्वागत है इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा में। आज की रात हम इस शोरगुल से भरी दुनिया को पीछे छोड़ने वाले हैं। हम जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, समय के बंधन कट जाते हैं, हमारे दृश्य ब्रह्मांड के उस अंतिम किनारे तक जहां सिर्फ अनंत शांति है। लेकिन इस यात्रा पर निकलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अगर आप अभी तक बैठे हैं तो धीरे से अपने बिस्तर पर लेट जाइए। अपने मोबाइल की रोशनी को बिल्कुल कम कर लीजिए और उसे अपने से थोड़ा दूर रख दीजिए ताकि उसकी कोई भी नोटिफिकेशन आपकी इस अनंत शांति की यात्रा को भंग न कर सके। ईयरफोन, हेडफोन या फिर किसी स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे तो यात्रा में आनंद ज्यादा आएगा। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों को, अपनी पीठ को और अपने कंधों को जैसे वो बिस्तर के भीतर समाते जा रहे हों। आपके कमरे की लाइट बंद है, यह सुनिश्चित कर लीजिए। और यदि कोई हल्की सूती कंबल या चादर है तो उसे ओढ़ लीजिए। अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लीजिए, क्योंकि आप जा रहे हैं अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में। स्वयं को पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में ले आइए। अब आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कोई चिंतन नहीं करना है। इस यात्रा में खो जाने के लिए आपको किसी रॉकेट या स्पेस सूट की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने साथ रहना है। बाहर के शोर शराबे से खुद को मुक्त करना है। आपको बस अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ देना है इस अंतरिक्ष में कल्पना करने के लिए, और मस्तिष्क को कह देना है कि जाओ इस खुले अंतरिक्ष की यात्रा पर, और मेरी इस आवाज के साथ साथ आपको बहते जाना है। चलिए हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम परत एक्सोस्फीयर को पार कर रहे हैं। यहां से नीचे देखने पर पृथ्वी किसी नीले नीलम की तरह चमक रहा है। वैज्ञानिक इसे थिन ब्लू लाइन कहते हैं। वायुमंडल की एक पतली परत जिसने जीवन को संभाल कर रखा है। लेकिन यहां इस ऊंचाई पर सब कुछ शांत है। सामने है चंद्रमा का सफेद पथरीला संसार। इसके विशाल गड्ढे, जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, उन्हें देखिए। ये अरबों सालों के ब्रह्मांडीय इतिहास के निशान हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहां ध्वनि का एक भी तरंग यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए आप यहां बोलने की कोशिश भी न करें, क्योंकि आपके मुंह से निकले शब्द आपके कान तक भी नहीं पहुंचेंगे। यहां हवा की कोई सरसराहट नहीं है, कोई पक्षी नहीं, कोई पेड़ नहीं। अब हम सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं, सूर्य के करीब जा रहे हैं।
और फिर बाहर की ओर बढ़ते हैं। यह बुध ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जिसे इंसान हजारों सालों से जानता आया है। इसका नाम प्राचीन रोम के एक देवता के नाम पर रखा गया है, बुध, जो हमारे सप्ताह के एक दिन में से एक है। यह कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो अंधेरे में छिपा हो। सूर्य के ठीक बगल में होने के कारण यह एक अलौकिक जादुई रोशनी में नहाया रहता है। लेकिन इसके बावजूद यह हमारे इतिहास का सबसे कम खोजा गया चट्टानी ग्रह है। इंसानी इतिहास में केवल 2 खोजी यान ही इसके पास पहुंचे हैं। क्यों? क्या यह बोरिंग है? नहीं, यह हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और सुंदर है। जैसे जैसे हमारा यान आगे बढ़ रहा है, सूर्य की विशाल सुनहरी चमक खिड़की पर उभर रही है, लेकिन आपको कोई डर नहीं है। आपके यान की शक्तिशाली सिरेमिक हीट शील्ड आपको सूर्य की तीव्र गर्मी से पूरी तरह से सुरक्षित। अब हमारा यान बुध की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। खिड़की से बाहर देखने पर आपको यह ग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहली नजर में यह हमारी पृथ्वी के चंद्रमा जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इसके असली रंग को देखते हैं तो यह उससे कहीं अधिक आकर्षक और जीवंत है। इसमें सिर्फ स्लेटी या ग्रे रंग की परतें नहीं हैं, बल्कि इसमें क्रीम, बादामी और धातुओं की एक अनोखी सलोनी चमक है। क्या आप जानते हैं, बुध कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है। इसका लगभग 70% हिस्सा बाहरी धातुओं से बना है और केवल 30% हिस्सा सिलिकेट चट्टानों से। यही वजह है कि यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे भारी और घना ग्रह है। इसका घनत्व लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। मगर बुध आकार में पृथ्वी जितना बड़ा होता तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी जितना ही होता, लेकिन इसके छोटे आकार के कारण यहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। अब आपका यान बड़ी ही कोमलता से बिना किसी झटके के बुध की सतह की ओर उतर रहा है। एक तैरती हुई मखमली गति। यान का भारी दरवाजा धीरे से खुलता है। आप अपने विशेष स्पेस सूट में पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे आप अपना पहला कदम बुध की सूनी धरती पर रखते हैं, इस पर कदम रखने वाले आप पहले इंसान बन जाते हैं। आपको एक अद्भुत बदलाव महसूस होता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/3। आपका शरीर भारहीनता की स्थिति में है। आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं, लेकिन आप बहुत हल्के हैं, जैसे आप हवा में तैर रहे हों। यहाँ चलना एक धीमी लहरदार यात्रा जैसा है। आप एक कदम उठाते हैं और धीरे से आगे की ओर तैर जाते हैं। हर कदम के साथ आप खुद को शांति और सुकून के एक नए गहरे स्तर पर पाते हैं। आप बुध की उबड़ खाबड़ प्राचीन धरती पर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं। इसी वजह से यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है, आप अपने भीतर चल रही सांसों की आवाज भी नहीं सुन सकते। यह ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध सन्नाटा है। जैसे ही आप उस हिस्से की ओर देखते हैं जहां सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही है, आपको अपने सूट के बाहर एक प्रचंड तपती हुई गर्मी का आभास होता है। वहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतना गर्म कि चट्टानें सुलग उठती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी नजर घुमाकर ग्रह के अंधेरे वाले हिस्से की ओर देखते हैं, वहां का नजारा बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी को रोक कर रखने के लिए कोई हवा नहीं है। इसलिए परछाई वाले हिस्से में असहनीय जमा देने वाली ठंडक। वहां तापमान 0 से 173 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। इसके ध्रुवों पर तापमान कभी -93 डिग्री से ऊपर चढ़ता ही नहीं। आप इस समय उस शांत रेखा पर चल रहे हैं
जहां ठंड और गर्मी का यह अद्भुत संतुलन बना है। आपके सूट के भीतर का तापमान बिल्कुल नियंत्रित और आरामदायक है। आपके कदम बहुत धीमे हैं। आप इस नीरवता को, इस असीम शांति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर की हर मांसपेशी अब ढीली पड़ रही है। आप शांत हो रहे हैं। आप रिलैक्स हो रहे हैं। आप इस मखमली गुरुत्वाकर्षण में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने बुद्ध का सबसे विशाल और विस्मयकारी रूप उभरता है, कैलोरिस बेसिन। यह एक बेहद विशाल और गहरा गड्ढा है जो 1550 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अरबों साल पहले जब एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड यहां टकराया होगा तो उस प्रभाव से इस पूरे ग्रह की छाती दहल गई होगी। उस टक्कर का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि ग्रह की दूसरी तरफ की जमीन भी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में बदल गई, जिसे वैज्ञानिक अजीब भूभाग कहते हैं। उस टक्कर से लावे की विशाल नदियां बह निकली। आप इस समय उसी शांत प्राचीन लावे के मैदान पर चल रहे हैं। जब लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसने इस जगह को एक बेहद चिकने समतल मैदान में बदल दिया। आपके कदमों के नीचे यह मिट्टी अरबों साल पुरानी है, जो अब पूरी तरह से शांत हो चुकी है। दूर आपको एंगकोर वैलिस नाम की घाटी दिखाई दे रही है, जो किसी सूखी हुई नदी जैसी लगती है। लेकिन कभी यहां पिघला हुआ लावा बहता था। अब यहां सब कुछ शांत है। कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं। चारों ओर फैली यह प्राचीन खामोशी आपको भी भीतर से शांत कर रही है। आपके विचार धीमे हो रहे हैं। मन पूरी तरह से शांति की ओर बढ़ रहा है। आप बुद्ध के उत्तरी ध्रुव की ओर देखते हैं। नासा के यानों ने यह स्पष्ट किया है कि यहाँ के गहरे गड्ढों के तल में, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, अरबों टन पानी की बर्फ छुपी हुई है। इस तपते झुलसे हुए ग्रह के दिल में ठंडक है और शांति का एक अटूट खजाना है। आप भी अपने चारों ओर की चिंताओं और परेशानियों के बीच में अपने मन में थोड़ी सी शांति को जन्म देकर जीवन को शांत और सुखमय बना सकते हैं। अब जरा ऊपर काले आकाश की ओर देखिए। यहाँ वायुमंडल न होने के कारण दिन में आकाश बिल्कुल गहरा काला दिखाई देता है, जिसमें तारे साफ दिखते हैं। यहाँ से सूर्य पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना बड़ा और अविश्वसनीय रूप से चमकीला दिखाई देता है। बुद्ध की चाल बहुत ही जादुई है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है, लेकिन अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। इस वजह से बुद्ध पर खड़े होकर देखने पर सूर्य की गति बड़ी अजीब लगती है। सूर्य पहले तेजी से उगेगा, फिर जैसे ही वह दोपहर के करीब पहुंचेगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी, वह ठहर जाएगा और फिर कुछ दिनों के लिए आकाश में उल्टा यानी कि पीछे की ओर चलेगा, जिसके बाद वह दोबारा सीधा होकर अस्त होने की ओर बढ़ेगा। यहाँ एक पूरा दिन पृथ्वी के 2 सालों के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुक सकते। इस जादुई शांत आकाश में दूर देखने पर आपको एक बेहद छोटा सुंदर नीले रंग का टिमटिमाता हुआ बिंदु दिखाई देता है। यह हमारी पृथ्वी है, हमारा घर। यहाँ इस समय लोग भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन वह दुनिया, उसकी सारी चिंताएं, सारा शोर इस समय आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। यहाँ इस समय केवल आप हैं और यह अनंत ब्रह्मांड और उसकी यह गहरी शांति जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आपकी सांसें अब और गहरी और धीमी हो चली हैं। इस ग्रह के भूगोल को जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको उसके भीतर दफन पुराना इतिहास महसूस होता है। जरा सोचिए, जब एक विशाल उल्कापिंड पानी जैसी किसी सतह पर गिरता है तो पानी चारों तरफ उछलकर फिर से शांत हो जाता है।
लेकिन इस ग्रह की चट्टानें पानी नहीं थी। जब वो पिघली और वापस जमी तो उन्होंने यहां की सूरत को हमेशा के लिए बदल दिया। आपके सामने नवोई नाम का विशाल गड्ढा है। यह 66 किलोमीटर चौड़ा है। इसके केंद्र में वैसी चोटियां नहीं हैं जैसी किसी उल्का पिंड के टकराने से बनती हैं। यह गड्ढा आसमान से गिरी किसी आफत से कम नहीं, बल्कि ग्रह के भीतर से फूटे एक प्रचंड ज्वालामुखी के विस्फोट से बना है। कल्पना कीजिए उस समय की, जब यह ग्रह पूरी तरह से पिघल रहा था। आसमान से जलते हुए पत्थरों की बारिश हो रही थी। जमीन के नीचे से उबलता हुआ लावा बड़ी बड़ी झीलों और सुलगती नदियों के रूप में बह रहा था। चारों तरफ केवल जहरीली गैसें और जलती हुई राख का धुआं था। आप जिस जमीन पर कदम रखते वह भी किसी पल भयानक विस्फोट के साथ फट सकती थी। लेकिन अब यहां सब कुछ शांत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बुद्ध के भीतर का वह भयानक तांडव अब पूरी तरह से सो चुका है। वह सारी आग, वह सारा शोर अब ठंडी चट्टानों के इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ब्रह्मांड की यह शांति अब आपको छू रही है। आपके भीतर की हर हलचल को शांत कर रही है। आप बुद्ध की इस अनंत खामोशी में आगे बढ़ते हैं। आपके कदम पूरी तरह से भारहीन हैं। इस ग्रह पर इंसानी इतिहास में केवल 2 ही यान पहुंच पाए हैं। 1974 में मैरिनर 10 और 2011 में मैसेंजर, और अब एक और यान बेपी कोलंबो यहां पहुंच रहा है। इसी वजह से इस ग्रह के कई हिस्से आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझे रहस्य हैं। जरा अपने आसपास की जमीन को गौर से देखो। इसका रंग केवल काला या सफेद नहीं है। यहां स्लेटी, मलाईदार और बादामी रंगों की खूबसूरत मिलावट है। जहां जहां आपको गहरे रंग की जमीन दिखाई दे रही है वह भारी मात्रा में ग्रेफाइट से भरी है। वही ग्रेफाइट जो हम लिखने वाली पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं। और हर तरफ बिखरे हुए अनगिनत गड्ढे ये बुद्ध के हिंसक अतीत की गवाही देते हैं। कुछ गड्ढों के किनारे बहुत तीखे और साफ हैं। इसका मतलब है कि वे अभी कुछ ही समय पहले बने हैं। और कुछ गड्ढे बहुत धुंधले और टूटे हुए हैं जिन्हें समय की मार ने धीमे धीमे मिटाना शुरू कर दिया है। यहां कुछ भी थमा हुआ नहीं है। समय बहुत धीरे ही सही लेकिन इस ग्रह का चेहरा बदल रहा है। विशाल चट्टानें अपने ही वजन से टूटकर गड्ढों के भीतर गिर रही हैं। यह पूरा ग्रह ब्रह्मांड के साथ एक गहरी धीमी सांस ले रहा है। आप भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस असीम शांति में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको कुछ गड्ढों से निकलती हुई लंबी चमकदार सफेद रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं ऐसी हैं जैसे किसी ने बुद्ध की छाती पर चमकते हुए तारों का जाल बुन दिया है। इन्हें क्रेटर रेज कहते हैं। कुछ रेखाएं तो 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली हैं। सालों तक वैज्ञानिक परेशान थे कि मकड़ी के जाले जैसी सीधी रेखाएं कैसे बनी। उन्होंने प्रयोगशालाओं में बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वे रेत पर कोई चीज गिराते रेत हमेशा एक गोल घेरे में बिखरती थी, ऐसी लंबी रेखाओं में नहीं। फिर एक दिन वैज्ञानिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे प्रयोग करने से पहले रेत को बिल्कुल चिकना कर देते थे, लेकिन असल ग्रह कभी चिकने नहीं होते। वे उबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं। जब उन्होंने बिना सोचे समझे उबड़ खाबड़ सतह का प्रयोग किया तो बिल्कुल ऐसी ही जादुई रेखाएं उभर कर सामने आई। जरा दूर देखिए, वहां होकुसाई नाम का एक गड्ढा है। उससे निकलने वाली चमकदार रेखाएं इतनी विशाल हैं कि वे इस पूरे ग्रह का चक्कर लगाती हैं। एक ऐसा ग्रह है जिसकी परिधि 15,000 किलोमीटर है। सूर्य के इतने करीब होने के कारण जो भी उल्कापिंड यहां कर टकराता है उसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतनी भयानक रफ्तार देता है कि उसका विस्फोट
पूरे ग्रह को झकझोर देता है। लेकिन इस भयानक अतीत के बाद भी आज यह दृश्य इतना शांत और सुंदर लग रहा है। यह चमकती हुई रेखाएं आपको एक शांत मखमली नींद की ओर खींच रही हैं। अब आप बुद्ध के एक और सबसे रहस्यमय स्थान पर पहुंच चुके हैं। आपके सामने अपोलो डोरस नाम का एक गड्ढा है, जिसके चारों ओर पैंथियन फोसा नाम की दरारें फैली हुई हैं। इसे देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह जमीन ऐसी दिखती है जैसे किसी ने बहुत कठोर कांच पर पत्थर मार दिया हो और उसमें सैकड़ों महीन दरारें आ गई हों। बुद्ध की पूरी सतह पर ऐसी जगह कहीं और नहीं है। वैज्ञानिक आज भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या बुद्ध की रातें जो 0 से 180 डिग्री नीचे तक ठंडी होती हैं, उस भयानक ठंड की वजह से यहाँ की चट्टानें कांच की तरह नाजुक हो गई हैं? और सबसे अजीब बात तो यह है कि दरारें जहां से शुरू होती हैं, वह केंद्र इस गड्ढे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि दरारें किसी बाहरी टक्कर से नहीं बनी। शायद ग्रह के गर्भ से पिघलते हुए लावे ने ऊपर की ओर इतना भारी दबाव डाला कि यहाँ की सख्त छाती कांच की तरह चटक गई। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप जहां रहते हैं वहां चारों ओर जीवन है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और ग्रह शुक्र। तो अपने अंतरिक्ष यान की खिड़की से बाहर देखिए। हम बुद्ध को पीछे छोड़ चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं शुक्र की ओर। आपका यान धीरे धीरे बुध ग्रह की कक्षा से बाहर निकल चुका है। नीचे का संसार गड्ढों से भरा हुआ निर्जीव मौन अब छोटा हो चला है। सामने सूर्य है इतना विशाल कि पृथ्वी से दिखाई देने वाले सूर्य की तुलना में 3 गुना बड़ा प्रतीत होता है। लेकिन हम सूर्य की ओर नहीं जा रहे, हम उसकी दूसरी सबसे निकट की संतान की ओर बढ़ रहे हैं। दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता आसान भी नहीं, क्योंकि शुक्र तक पहुंचने के लिए केवल अंतरिक्ष पार नहीं करना पड़ता, आपको एक ग्रह के रहस्य के भीतर प्रवेश करना पड़ता है। अंतरिक्ष की यह मखमली खामोशी आपको अपने आगोश में ले रही है। अब खिड़की के पार शुक्र ग्रह बड़ा होने लगा है। ध्यान से देखिए, कुछ अजीब है। कोई महासागर नहीं, कोई पर्वत नहीं, सिर्फ सफेद बादल। सिर्फ सफेद बादल, इतने घने बादल कि सदियों तक मानवता इनके पार झांक ही नहीं पाई। पृथ्वी के सबसे करीब होने के बावजूद इसकी सतह हमेशा इंसानों के लिए एक पहेली बनी रही। इसका आकार, इसका द्रव्यमान और इसका वातावरण पहली नजर में हूबहू हमारी पृथ्वी के जैसा ही लगता था। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों को लगता था कि इन बादलों के नीचे घने हरे भरे वर्षा वन होंगे, नदियां बहती होंगी, शायद कोई आदिम जीवन भी अपनी सांसें ले रहा हो। वो इसे हमारा जुड़वा भाई कहते थे। लेकिन यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत धोखा था। वास्तविकता यह है कि इस रोमानी कल्पना से इतना अलग और भयानक है ये ग्रह। यह किसी ने सोचा भी नहीं था और न ही आपने सोचा है। अब हम शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, बस शांत रहिए, गहरी और धीमी सांसें लीजिए। हाथ बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि ये साधारण जीवन देने वाले पानी के बादल नहीं हैं। इनकी बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की हैं, तेजाब जो किसी भी धातु को पल भर में गला सकता है। जैसे जैसे आपका यान नीचे उतर रहा है, आपके चारों ओर पीले और नारंगी रंग की एक घनी रहस्यमय धुंध फैल रही है। खिड़की के बाहर का दृश्य अब लगभग समाप्त हो चुका है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में केवल और केवल एसिड के बादल फैले हुए हैं और इन्हें शांत दिखने वाले बादलों के बीच 400 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं दौड़ रही हैं। पूरा ग्रह एक विशाल, कभी न रुकने वाले तूफान की तरह घूम रहा है।
इस धुंध के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो आने वाले भयानक सच की गवाही दे रहा है, जिसे हम देखने वाले हैं। अब समय है उन लोगों से मिलने का, उन यात्रियों से मिलने का, उन मुसाफिरों से मिलने का जिन्होंने पहली बार इन बादलों को पार झांकने की हिम्मत की। समय के पन्नों को पीछे पलटते हैं। 1960 का दशक, शीत युद्ध का दौर, अंतरिक्ष की दौड़ अपने चरम पर थी। जहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ध्यान चंद्रमा और मंगल पर था, वहीं सोवियत संघ ने एक बेहद कठिन रास्ता चुना। उन्होंने शुक्र ग्रह को अपना लक्ष्य बनाया और इस तरह शुरुआत हुई इतिहास के सबसे साहसी वेनरा प्रोग्राम की। 18 अक्टूबर 1967 का वह ऐतिहासिक दिन याद कीजिए, जब सोवियत संघ का वेनरा 4 इस ग्रह के बादलों में दाखिल हुआ। शुरुआत में जब यान ने ऊपरी परतों को छुआ तो तापमान केवल 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा। वैज्ञानिकों के दिलों में धड़कनें पड़ने लगी। उन्हें लगा कि उनकी वर्षावन वाली थ्योरी सच होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे यान नीचे जाता गया, जैसे अब हम जा रहे हैं, इस दानव ने अपना असली रूप दिखाया। 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब इस ग्रह से ऊंचाई 30 किलोमीटर रही तो तापमान 200 डिग्री पार कर गया। 25 किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते है 300 डिग्री सेल्सियस तक उबलने लगा। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया। वायुमंडलीय दबाव इतना प्रचंड था कि सतह से 24.96 किलोमीटर ऊपर ही वेनरा 4 किसी खाली कैन की तरह भीतर की ओर पिचक गया। वह इम्प्लोड हो गया। पर मानवता ने हार नहीं मानी। 1969 में वेनरा 5 और वेनरा 6 भी भेजे गए। वो और मजबूत थे, लेकिन शुक्र के पैराशूट सिस्टम की धीमी गति के कारण वे सतह तक पहुंचने से पहले ही गर्मी और दबाव की मार से नष्ट हो गए। फिर आया साल 1970। वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम और लिथियम नाइट्रेट के ब्लॉकों से लैस अब तक का सबसे शक्तिशाली यान वेनरा 7 तैयार किया। 15 दिसंबर 1970 को जब इसका पैराशूट आधा ही खुल पाया और यह तेजी से नीचे गिरा, तब भी इसकी मजबूती ने इसे बचा लिया। यह सतह से टकराया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद कंट्रोल रूम में एक बेहद धीमा कमजोर सिग्नल गूंजा। वह मानवता की पहली आवाज थी जो उसने शुक्र ग्रह से सुनी थी। किसी दूसरे ग्रह की सतह से सीधे भेजा गया वह पहला संदेश था। वेनरा 7 उस दहकते नरक में केवल 23 मिनट जीवित रहा, लेकिन उन 23 मिनटों ने सदियों के भ्रम को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब हम बादलों के बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं। आपका यान सुरक्षित रूप से शुक्र की जमीनी सतह पर तैर रहा है, क्योंकि यह इतना मजबूत है कि यह किसी भी टेम्परेचर को झेल सकता है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जो दृश्य आपकी आंखों के सामने है वह किसी डरावने सपने या किसी विज्ञान कथा से कम नहीं। यहां का आकाश नीला नहीं है, वह एक अजीब उदास और डरावने पीले नारंगी रंग का है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों के कारण सूर्य कभी कभी दिखाई देता है। बस एक मध्यम दम घोंटू धुंधली चमक हर तरफ फैली रहती है। यहां का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। इतना खौफनाक कि अगर आप यहां शीशे का एक टुकड़ा रख दें तो वह पानी की तरफ पिघलकर बह जाएगा। और यहां का वायुमंडलीय दबाव वह पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। यह दबाव इतना भयानक है जितना पृथ्वी के महासागरों में 900 मीटर की गहराई पर होता है। यदि कोई इंसान बिना सुरक्षा के यहां कदम रखे तो वह 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कुचलकर मर जाएगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित, उतने ही जितने आप अपने बिस्तर पर होते हैं। लेकिन इसी असहनीय दबाव और गर्मी के बीच सोवियत संघ के वेनरा 9 ने 22 अक्टूबर 1975 को इतिहास रचा। इस यान ने पैराशूट की जगह एयर ब्रेक्स का इस्तेमाल किया।
ताकि यह तेजी से नीचे गिरकर कम से कम समय में सतह पर पहुंच सके और गर्मी से बच सके। जैसे इसके कैमरे का सुरक्षा कवच हटा, इसने पृथ्वी पर तस्वीरें भेजी। किसी दूसरे ग्रह की सतह से ली गई इतिहास की पहली वास्तविक तस्वीर। इन तस्वीरों में कोई नदियां नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी, बस टूटी फूटी, तीखी, झुलसी हुई काली चट्टानें। एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और मौत का साया। वेनेरा 9 केवल 53 मिनट जीवित रहा, लेकिन वह अमर हो गया। आपका यान अब सतह से थोड़ा ऊपर उठकर शुक्र के विशाल और डरावने ज्वालामुखी क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रहा है। नीचे देखिए, गहरी घाटियों के बीच फैला हुआ माउंट मॉन्स, शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा और भव्य ज्वालामुखी। यह सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ लावे का समंदर है। काले झुलसे हुए मैदान, जमी हुई अग्नि की नदियां जो विशाल अजगर की तरह पूरी तरह से रेंगती हुई दिखाई देती हैं। शुक्र पर हमारे सौरमंडल की सबसे अधिक ज्वालामुखी है। हाल के अध्ययनों और वैज्ञानिकों की खोज से यह संकेत मिले हैं कि शुक्र शायद आज भी अंदर से मरा नहीं है, वह भूगर्भीय रूप से जीवित है। कल्पना कीजिए, इस खामोशी के नीचे अभी इसी वक्त लाल तप्त लावा उबल रहा होगा, कहीं कोई ज्वालामुखी सुलग रहा होगा। एक समय आप ऐसे आदिम संसार के ऊपर मंडरा रहे हैं जो एक झुलसी हुई भयानक सांस ले रहा है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक समय में हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। फिर लगातार बारिश ने इसे ठंडा किया। उसी बारिश के पानी ने महासागरों का निर्माण किया और ठंडी होते होते गर्म लावा की तरह तपती हुई पृथ्वी आज की रहने लायक पृथ्वी बनी है। तो क्या आने वाले समय में शुक्र ग्रह भी हमारी पृथ्वी के जैसा होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा है कि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी शुक्र जैसी हो जाएगी? हो सकता है जो हमारी पृथ्वी के साथ उस समय हुआ जब यह ठंडी हो रही थी, शुक्र ग्रह के साथ वो पहले हो चुका हो, और जिसे हम आज दहकता हुआ नरक समझते हैं वो कभी जीवन से भरपूर रहा हो। खैर छोड़िए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय की धारा में थोड़ा और आगे चलते हैं। साल 1990, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मैगेलन मिशन शुक्र की कक्षा में पहुंचता है। क्योंकि शुक्र के तेजाबी बादल इतने घने थे कि कोई भी साधारण कैमरा उनके पार देख ही नहीं सकता, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने रडार की आंखों का इस्तेमाल किया। मैगेलन यान ने शुक्र की ओर शक्तिशाली रेडियो तरंगे भेजी। ये तरंगे बादलों को चीरती हुई सतह से टकराई और वापस लौट आई। जब कंप्यूटर ने उस डेटा को जोड़ा तो पहली बार मानवता के सामने शुक्र का एक पूरा मुकम्मल और डिजिटल मानचित्र उभर कर आया। तभी हमें पहली बार पता चला कि बादलों के इस पर्दे के पीछे कितनी विशाल घाटियां, कितने ऊंचे पर्वत और कितने फैले हुए मैदान छिपे बैठे हैं। इंसानी जिज्ञासा ने आखिरकार उस घूंघट को हटा ही दिया जिसे प्रकृति ने सल्फ्यूरिक एसिड से बुना था। अब इस खामोश सफर पर एक गहरा प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्या शुक्र हमेशा से ऐसा ही एक तपता हुआ नरक था? वैज्ञानिकों का मानना है शायद नहीं। अरबों वर्ष पहले जब हमारा सौरमंडल अपनी युवा अवस्था में था, तब शुक्र और पृथ्वी बिल्कुल एक जैसे रहे होंगे। हो सकता है कि प्राचीन शुक्र पर भी कलकल बहते नीले महासागर रहे हों। वहां का तापमान भी इतना ही शांत और अनुकूल रहा होगा जहां जीवन पनप रहा था या पनप सकता था। लेकिन फिर कुछ बुरा हुआ। सूर्य के करीब होने के कारण शुक्र का ग्रीन हाउस प्रभाव नियंत्रण से बाहर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में इतना बढ़ गया कि उसने सूर्य की गर्मी को अपने अंदर कैद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां के समुद्र उबलने लगे, पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ता चला गया और पीछे छोड़ गए गाढ़ा दम घोंटू वायुमंडल। शुक्र धीरे धीरे अपनी ही गर्मी के एक ऐसे अग्निमय कारागार में बदल गया जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यह हमारी पृथ्वी के लिए भी एक चेतावनी है
कि पर्यावरण का असंतुलन क्या कर सकता है। अब आपका यान भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मानवता ने भले ही इस ग्रह को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होने वाली। आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के आधुनिक अंतरिक्षयान फिर से इस ग्रह की ओर लौट रहे हैं। नासा का दा विंसी मिशन इसके वायुमंडल की गहरी परतों को सूंघेगा, जबकि वेरिटास और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन इसके ज्वालामुखियों के रहस्य को और गहराई से खंगालेंगे, क्योंकि अभी भी कई प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। इसका उबलते बादलों के ऊपरी हिस्सों में, जहां तापमान थोड़ा कम है, आज भी कोई सूक्ष्म जीव रह सकता है। सोवियत संघ के वेनेरा 13 यान ने सतह पर जिस अजीब हिलती हुई आकृति को कैद किया था, उसका असली सच क्या था? हम इन सवालों के जवाब ढूंढने एक बार फिर लौट रहे हैं। अब आपका यान धीरे धीरे शुक्र के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो रहा है। हम इस ग्रह से दूर जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के वो पीले बादल, लावा के वो भयानक काले मैदान और इंसानी हौसले की वो विस्मयकारी कहानियां। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे ग्रह की ओर जिसे मंगल ग्रह कहा जाता है। वह सुर्ख लाल बिंदु हजारों साल पहले जब आपके पूर्वजों ने जमीन पर खड़े होकर इस लाल बिंदु को देखा था, तो इसके उग्र रंग को देखकर उन्होंने इसे युद्ध का देवता मार्स मान लिया। हमारे भारत के ऋषियों ने इसे भूमि का पुत्र मंगल कहा। साल 1877 में जब इंसानों ने पहली बार दूरबीन से इसे देखा, तो उन्हें इसकी सतह पर कुछ बारीक आपस में जुड़ती हुई लकीरें दिखाई दी। लोगों ने मान लिया कि वहां एक बहुत ही एडवांस सभ्यता रहती है। जो ये लाइनें हैं, ये नदियों का जाल है जिसने पूरे ग्रह पर पानी पहुंचाने के लिए विशाल नहरों का जाल बिछाया है। लोग उन्हें मार्शियंस कहने लगे। आज रात आप स्वयं इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस लाल बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप मंगल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। समय याद रखिए, 14 जुलाई 1965। यह वही दिन है जब इंसानों का पहला खोजी यान मैरिनर 4 यहां पहुंचा था। जरा अपने यान की खिड़की से बाहर झांकिए। क्या आपको वो भव्य नहरें दिख रही हैं? क्या वो एलियन शहर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आपके सामने जो दुनिया उभर रही है, उसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। यहां कोई जंगल नहीं, कोई नदियां नहीं। आपके सामने चंद्रमा जैसी ही एक सूखी, उजाड़ और विशाल गहरी गड्ढों से भरी हुई एक बंजर दुनिया तैर रही है, जिसे इंसान सदियों से सभ्यताएं समझ रहा था। वह महज सूखी चट्टानों और पहाड़ों की परछाइयों का एक मौन भ्रम था। आपकी पुरानी सारी धारणाएं यहां आकर टूट जाती हैं। साल 1976 नासा के वाइकिंग लैंडर्स की तरह है। अब आपका यान धीरे से इस लाल जमीन को छूता है। दरवाजा खुलता है और आप अपना पहला कदम मंगल की रहस्यमयी मिट्टी पर रखते हैं। जरा अपनी आंखों को घुमाकर चारों ओर देखिए। दूर दूर तक केवल लाल और भूरी चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। हवा इतनी पतली है कि यहां पूरी तरह से एक अजीब भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। वाइकिंग मिशंस ने इसी मिट्टी को उठाकर अपनी लैब में जांचा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई छोटा सा बैक्टीरिया या जीवन का अंश मिल जाए। लेकिन जीवन इतना दुर्लभ है कि इसका मिलना हमें बहुत देर तक इंतजार करवाएगा। लेकिन चारों तरफ सिर्फ एक रासायनिक खामोशी थी। जीवन इतना सस्ता नहीं है, कहीं भी मिल जाए। सतह पर कोई जीवन नहीं था, लेकिन घबराइए मत, इस बंजर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा इतिहास सोया हुआ है, जिसे जगाना होगा, जिसके बारे में जानना होगा। पर आप अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलिएगा, क्योंकि यदि आपने आंखें खोली तो आप मंगल के इस परिदृश्य से भटक जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस जमीन पर चलते हुए
क्या आपको अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है? हाँ, क्योंकि मंगल का आकार हमारी पृथ्वी से आधा है। यदि पृथ्वी एक बहुत बड़ा तरबूज है तो मंगल महज एक छोटा सा संतरा है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का मात्र 38% है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 70 किलो था तो इस वक्त इस लाल मिट्टी पर आपका वजन सिर्फ 27 किलो है। आप जब कदम बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी गद्देदार बादलों पर चल रहे हैं। आप यहाँ इतनी ऊंची और धीमी गति की छलांग लगा सकते हैं जैसे आपने पृथ्वी पर कभी नहीं लगाई थी। खुद को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए और देखिए आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपके कदम डगमगा रहे हैं जैसे जमीन पर लगे हुए स्प्रिंग आपको ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। आप उछल उछल कर चल रहे हैं। आपके कदम बहुत दूर दूर टिक रहे हैं, जैसे आपका सारा बोझ इस कम गुरुत्वाकर्षण में हवा हो गया है। अपने मन को भी इसी तरह हल्का महसूस होने दीजिए। छोड़ दीजिए सारी चिंताएं, वो सारे भ्रम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपके लिए गुरुत्वाकर्षण बनकर खड़ी है। अब आप इस ग्रह के बल्कि पूरे सौरमंडल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, ओलंपस मॉन्स। जरा नीचे की तरफ अपनी नजर दौड़ाइए। क्या आपको जमीन दिखाई दे रही है? आप इस वक्त जमीन से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं। हमारा माउंट एवरेस्ट इसके सामने एक छोटा सा बच्चा लगेगा, क्योंकि यह एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह पहाड़ इतना विशाल है कि अगर इसे भारत पर रख दिया जाए तो यह पूरे राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक फैल जाएगा। जरा सोचिए, अगर इस पहाड़ के नीचे जमीन पर हाथियों का एक झुंड भी खड़ा हो तो इतनी ऊंचाई से वो विशाल हाथी भी आपको एक छोटी सी चींटी की तरह दिखाई देंगे। तो उसके लिए भी आपको टेलीस्कोप या बाइनोकुलर का इस्तेमाल करना होगा। नंगी आंखों से तो दिखाई भी नहीं देंगे। इसके इन गहरे गड्ढों को देखिए, इनमें लाखों सालों से सूर्य की रोशनी गई नहीं है। यह शून्यता, यह असीम ऊंचाई आपके मन को आपके विचारों से खाली कर रही है, आपको हल्का महसूस करा रही है, आपको एकांत में ले जा रही है। पहाड़ से आगे बढ़ते हुए अब आप खड़े हैं एक ऐसी खौफनाक और असीम खाई के किनारे जिसे वेलस मैरिनेरिस कहा जाता है। यह सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है, यानी पूरे अमेरिका महाद्वीप जितनी लंबी। जरा इसके किनारे से नीचे झांक कर देखिए, इसकी गहराई 7 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी पर समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा पैसिफिक महासागर की मरियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। यह घाटी उस मरियाना ट्रेंच जितनी ही गहरी और शांत है, पर मरियाना ट्रेंच के नीचे जीवन की हलचल है। लेकिन यहां सिर्फ शांति, असीम शांति, जो इस समय आप अपने मन में महसूस कर रहे हैं। यहां खड़े होकर जब आप सामने देखेंगे तो आपको दूसरी ओर कोई किनारा भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक गहरा अनंत सूनापन। और यही गहरा अनंत सूनापन आप अपने मन में महसूस कीजिए। एक असीम शांति की ओर अपने मन को ले जाइए। जरा नीचे झुककर अपने हाथों में यहां की मिट्टी को उठाइए। यह मिट्टी लाल क्यों है? क्योंकि इस बारीक धूल में आयरन ऑक्साइड यानी जंग मिला है। आप इस वक्त एक जंग लगी हुई पुरानी दुनिया पर चल रहे हैं। यहाँ का वायुमंडल बेहद पतला है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। दिन में यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तापमान गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह जमा देने वाली ठंड हमारी पृथ्वी के अंटार्कटिका से भी कई गुना ज्यादा क्रूर और भयानक है। जरा देखिए, हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है। आपको मंगल की हवाएं पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं।
मंगल पर ऐसी धूल भरी आंधियां कि कुछ भी दिखाई ना दे। अपनी आंखों को बंद रखिए, नहीं तो मंगल की यह लाल धूल आपकी आंखों में चली जाएगी और फिर आप कोई भी नजारा काफी देर तक नहीं देख पाएंगे। ये आंधियां लगातार कई हफ्तों तक चलती रहती हैं। इस पूरे ग्रह को हफ्तों तक अंधकार में डुबो देती हैं। जरा नीचे देखिए, आपने जो अपने जूतों के निशान इस मिट्टी पर छोड़ा था, ये तूफान कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए उसे भर देगा, मिटा देगा। कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि आप इस ग्रह पर आए थे। यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है सिवाय सन्नाटे के। वही सन्नाटा, वही शांति जिसे आप अपने मन में, अपने जीवन में खोज रहे हैं, उसे महसूस करते रहिए। अब अपनी कल्पनाओं को और गहराई तक जाने दीजिए। समय के पहियों को 4 अरब साल पीछे घुमाते हुए महसूस कीजिए। आपके देखते ही देखते यह लाल रेगिस्तान गायब हो रहा है। जरा अपने चेहरे पर महसूस कीजिए, ये पानी की ठंडी बूंदें। आसमान में काले घने बादल छाए हैं। आप चारों तरफ एक विशाल नीला महासागर हिलोरे ले रहा है। नदियां पहाड़ों से बहकर इस समंदर में मिल रही हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं आज से 4 अरब साल पहले आप जिस जगह पर खड़े हैं वह एक नीला ग्रह था। यह बिल्कुल आपकी पृथ्वी जैसा था। इसकी मिट्टी में जीवन पनप रहा था, नदियां बह रही थी। दोनों ग्रह जीवन की दौड़ में एक साथ दौड़ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहां सब कुछ खत्म हो गया। जरा ऊपर आसमान की ओर देखिए। नासा का मैवन अंतरिक्ष यान इसी सच को जानने यहां आया था। मंगल आकार में छोटा है, इसलिए इसके अंदर का हिस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो गया। इसकी ठंडा होते ही इसके चुंबकीय सुरक्षा कवच गायब हो गए और फिर सूर्य से आने वाली विनाशकारी सौर पवनों ने, जिन्हें आप आसमान में तैरते हुए देख रहे हैं, मंगल के इस सुंदर वायुमंडल को धीरे धीरे खुरचकर अंतरिक्ष में उड़ा रहे हैं। वायुमंडल के जाते ही यह विशाल महासागर भाप बनकर उड़ गया और बचा हुआ पानी जमीन के नीचे हमेशा के लिए बर्फ बनकर जम गया। यह हरी भरी दुनिया एक ठंडी लाश में बदल गई। वक्त वापस लौट आया है। आप फिर से उसी लाल रेगिस्तान में हैं, लेकिन अब आप यहां अकेले नहीं हैं। जरा अपनी दाईं ओर देखिए। वहां नासा का परसेवरेंस रोवर अपनी रोबोटिक आर्म से इस सूखी झील की मिट्टी को खुरच रहा है। वह उन प्राचीन सूक्ष्म जीवों के अवशेष ढूंढ रहा है जो कभी इस नीले समंदर पर तैर रहे थे। और जरा ऊपर देखिए, पतली हवा को चीरता हुआ एक छोटा सा ड्रोन ऊपर उड़ रहा है। यह इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है। यह किसी दूसरी दुनिया के आसमान में उड़ने वाला इंसान की पहली संरचना है। यह रोबोट्स इस बात के गवाह हैं कि इंसान इस सोई हुई दुनिया को जगाने के लिए वापस आ चुका है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पैरों के नीचे की यह जमीन हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी होती तो आज का दृश्य क्या होता। अगर ऐसा होता तो इसका चुंबकीय कवच आज भी सलामत होता। इसके ये महासागर आज भी नीले होते, हवा में ऑक्सीजन होती और शायद आज रात आप पृथ्वी पर सो नहीं रहे होते, बल्कि मंगल की इस खूबसूरत दुनिया में किसी ऊंचे शहर की बालकनी में बैठकर अंतरिक्ष को निहार रहे होते और मंगल पर बैठकर देख रहे होते एक नीले गोले को। हम एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार कर चुके हैं और अब विशाल गैस के ग्रहों का साम्राज्य शुरू होता है। जुपिटर अब आपकी आंखों के सामने है। आप उसकी शांत चुंबकीय सत्ता की ओर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। बस यूं ही बहते जाइए। जैसे हम इसके करीब आते हैं, आपको अपनी लघुता का एहसास है। यह आरामदायक है। बृहस्पति का द्रव्यमान यानी कि उसका भार 1.898
इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम है। इस संख्या को महसूस कीजिए, यह हमारी पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा भारी है। यदि हम सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों, सभी चंद्रमाओं और सभी एस्टेरॉयड को एक साथ मिला दें तो भी बृहस्पति का भार उन सबसे 2 गुणों से ज्यादा होगा। यदि सौरमंडल एक राज्य हो और बाकी सभी ग्रह उसके छोटे छोटे नगर हैं और बृहस्पति अकेला एक साम्राज्य है, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी अपनी एक अलग दुनिया है। आप इस साम्राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी सांसें और धीमी और गहरी होती जा रही हैं। सन 1970 के दशक में जब इंसानों ने पहली बार अंतरिक्ष यान बाहर भेजे, तब वैज्ञानिकों का मानना था कि बृहस्पति पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक है। अपनी प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह सौरमंडल के बाहरी कोनों से आने वाले खतरनाक धूमकेतुओं और उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। परंतु बाद के आधुनिक शोधों ने एक और दिलचस्प सच सामने रखा। बृहस्पति सिर्फ रक्षा नहीं करता, वह कभी कभी बाहरी चट्टानों की दिशा बदलकर उन्हें अंदरूनी ग्रहों की तरफ मोड़ भी देता है और वो जाकर टकराते हैं हमारे उन स्थलीय ग्रहों से, जैसे मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध से। वह ब्रह्मांड का ऐसा ट्रैफिक कंट्रोलर है जो जीवन को नष्ट भी कर सकता है और उसे बचा भी सकता है। वर्ष 1994 की वह घटना याद कीजिए। शूमाकर लेवी 9 नाम का एक धूमकेतु इसके करीब आया था। बृहस्पति ने उसे अपनी ताकत से 21 टुकड़ों में तोड़ दिया था और वो टुकड़े एक एक करके इसके वायुमंडल में समा गए। वह दृश्य भयानक था, लेकिन आज सब कुछ शांत है, इसलिए घबराइए मत। आप सुरक्षित हैं और सही सलामत हैं। आप उसी गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य लहरों पर तैर रहे हैं। वह आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे एक मां अपने बच्चे को अपनी ओर खींचती है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। अंतरिक्ष की यह यात्रा आपको गहरे आराम की स्थिति में ले जा रही है। आप सुरक्षित हैं, आप मुक्त हैं, आप स्वतंत्र हैं। वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक बृहस्पति को एक असफल तारा कहा, क्योंकि यह उन्हीं गैसों से बना है जिनसे हमारा सूर्य बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके भीतर सब कुछ था जो एक चमकीला तारा बनने के लिए चाहिए होता है, लेकिन एक कमी रह गई। तारा बनने के लिए इसके भीतर परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जलना जरूरी थी, और उस आग को भड़काने के लिए बृहस्पति को अपने मौजूदा आकार से लगभग 75 से 80 गुना ज्यादा भारी और बड़ा होना पड़ता। महसूस कीजिए इस अधूरेपन को। उसके भीतर एक सूरज बनने की इच्छा थी, एक आग जलने की चाह थी, लेकिन ईंधन कम पड़ गया। वह एक ठंडी, शांत और भव्य गैस की दुनिया बनकर रह गया, जो कभी दहकता शोला बनने वाला था। एक ऐसा राजा जिसने कभी ताज नहीं पहना। सोचिए, यदि बृहस्पति एक तारा बन जाता तो क्या होता। हमारी पृथ्वी के आकाश में 2 सूरज होते। रातें कभी पूरी तरह से अंधेरी ही नहीं होती। जब एक सूरज डूबता तो दूसरा सोने जैसा सूरज पूर्व से उगाता। पृथ्वी की कक्षाएं बदल जाती, जीवन का पूरा इतिहास, हमारी सभ्यताओं का पूरा विकास बिल्कुल अलग होता। शायद हम यहाँ इस रूप में न होते, और शायद जीवन वहां भी होता जो बृहस्पति के आसपास होते। लेकिन ब्रह्मांड ने बृहस्पति को शांत रहने का वरदान दिया। वह जल न सका, इसलिए वह सो गया। उसकी यह अधूरी आग अब एक गहरे सुकून में बदल चुकी है। वही सुकून जो अब आप धीरे धीरे अपने मन के भीतर महसूस कर रहे हैं। अपने मन की शांति को पकड़े रखिए। वही अधूरी आग का ठंडापन अब आपके भीतर उतर रहा है। आप शांत हो रहे हैं, आपका मन विचारों से खाली हो रहा है। आप बृहस्पति के उन बादलों की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन के लिए समय ठहर गया है। अब आप बृहस्पति के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ की हवाएं, यहाँ का तापमान बेहद सर्द है, लगभग -145 डिग्री सेल्सियस।
एक ऐसी ठंड जो किसी भी हलचल को जमा दे। आपके चारों ओर अमोनिया के क्रिस्टल्स और अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बादलों की सफेद और भूरी चादरें तैर रही हैं। ये बादल धीरे धीरे आपके चारों ओर लिपट रहे हैं, जैसे कि बहुत ही मुलायम रेशमी रजाई आपको ढक रही हो। जैसे ही आप इन बादलों के भीतर प्रवेश करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बदलने लगता है। बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो यहाँ आपका शरीर 150 किलोग्राम का होगा। लेकिन इस यात्रा में यह वजन आपको भारी नहीं बनाता। यह आपको एक अद्भुत स्थिरता देता है, जिससे आप किसी गहरे घने पानी में नीचे बैठ रहे हों। यहां हवाओं की गति 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलने वाली जेट स्ट्रीम जैसी है। ये धाराएं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जिससे बृहस्पति के शरीर पर वो खूबसूरत धारियां बनती हैं जिन्हें हम देखते हैं। आप और नीचे उतरते हैं। आप नीचे पैर टिकाने के लिए कोई जमीन ढूंढ रहे हैं, कोई चट्टान, कोई पहाड़, कोई मिट्टी। लेकिन विज्ञान कहता है यह कोई सतह नहीं है। देयर इज नो सॉलिड सरफेस। आप उतरते जाते हैं और केवल बादल आते हैं, और बादलों के बाद और घने बादल, गैस की परतें, गहरी परतें, अंधेरा और गाढ़ा अंधेरा, दबाव और शांत कर देने वाला दबाव। यहां गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि यहां जो तल ही नहीं है जिससे आप टकरा सके। आप बस तैर रहे हैं गैस के इस अनंत अनंत महासागर में। अपने सारे तनावों को, अपनी सारी चिंताओं को इस निराकार दुनिया में छोड़ दीजिए और आ जाइए फ्री फॉल सिचुएशन में, जहां आप गिरने से न कोई फर्क पड़ता है और ना उठने से। जहां कुछ ठोस नहीं है, वहां कोई बोझ भी नहीं है। आप हल्के हो रहे हैं। आप बहुत गहराई में उतर रहे हैं। मन शांति की ओर बढ़ रहा है और नींद चरम की ओर। आपकी यात्रा आपको उस स्थान की ओर ले जा रही है जो इस ग्रह की सबसे बड़ी पहचान है, द ग्रेट रेड स्पॉट। सन 1960 के दशक में जब जियोवानी कैसिनी और रॉबर्ट हुक ने अपनी शुरुआती दूरबीनों से आकाश को निहारा, तब उन्हें बृहस्पति की छाती पर एक लाल आंख दिखाई दी। यह कोई साधारण निशान नहीं है, यह एक ऐसा तूफान है जो कम से कम 350 सालों से लगातार बिना रुके यूं ही गरज रहा है। यह हमारी पृथ्वी से भी बड़े स्थान पर घूम रहा है। इसके भीतर चलने वाली हवाओं की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए, आप इस महान तूफान के बिल्कुल किनारे पर तैर रहे हैं। नीचे लाल, नारंगी और गहरे भूरे बादलों का एक असीम महासागर घूम रहा है। एक बहुत ही धीमी गहरी घूं घूं की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। यह ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन संगीत है, डरावना भी, सुहावना भी। लहरें उठ रही हैं, सर्पिलाकार बादल एक दूसरे में समाये जा रहे हैं, लेकिन आप इस तूफान के बीच भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपका यान आपको सुरक्षित रखने के मामले में एकदम सही है, लेकिन आप इस तूफान के बीच भी पूरी तरह से सेफ हैं और गहरी निद्रा की ओर जा रहे हैं। यह तूफान आपको डराता नहीं, यह सम्मोहित करता है। इसकी गति में एक अजीब सा ठहराव है, पिछले 350 साल से जो निरंतर इसी गति से चल रहा है। आप इस लाल बवंडर के ऊपर से धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। उसका लाल रंग अब आपकी बंद आंखों के सामने एक हल्की गुनगुनी रोशनी की तरह फैल रहा है। तूफान की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही है, वह दूर हो रहा है और एक बार फिर केवल मौन और गहरी शांति। हम और गहरे जा रहे हैं। वायुमंडल का दबाव अब इतना बढ़ चुका है कि वह हमारी कल्पनाओं से परे है। नासा के जूनो मिशन ने अपनी ग्रेविटी मैपिंग के जरिए जो खोजा, उसने विज्ञान के होश उड़ा दिए। जब हम बृहस्पति के बादलों के हजारों किलोमीटर नीचे जाते हैं
तो अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन गैस अपनी गैसीय अवस्था को छोड़ देती है। इसके परमाणु इतने पास आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाते हैं और यहां हाइड्रोजन एक तरल धातु में बदल जाती है। लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन। जरा महसूस कीजिए, आप एक ऐसे महासागर के ऊपर तैर रहे हैं जहां पानी नहीं है, जहां चारों ओर चांदी के पारे जैसी चमकती हुई उबलती हुई तरल धातु बह रही है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा महासागर है, हजारों किलोमीटर गहरा, अनंत, असीम। यह तरल धातु की लहरें बहुत भारी हैं, धीरे धीरे बिना किसी शोर के उठती और गिरती हैं। इस धातु के सागर की चमक आपके अंतर मन को एक गहरी, सुखद नींद से भर रही है। आपको धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो गई है। द लेविएथन मैग्नेटिक फील्ड। इस तरल धातु के महासागर के लगातार घूमने से बृहस्पति का वह भयानक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 14 से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह एक अदृश्य जाल है जो करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। आप इस चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह आपके शरीर के कण कण को शांत कर रहा है, जिससे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने आपको अपनी बाहों में समेट लिया हो। अब कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, बस इस धातु के सागर पर तैरते जाना है, बहते जाना है। अब हम आपको एक ऐसा लाइट शो दिखाने वाले हैं जो आपने पृथ्वी पर कभी नहीं देखा होगा। इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण बृहस्पति के ध्रुवों पर एक अद्भुत घटना घटती है। इसकी चंद्रमाओं से निकलने वाले कण और सौर हवाएं जब इस चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं तो इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अनंत प्रकाश का नृत्य शुरू हो जाता है। ये बृहस्पति के अरोराज हैं, पृथ्वी के अरोराज से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली और कभी न खत्म होने वाले। ये सदैव जब भी आपको यह शो देखना हो, आप इस गहरी नींद में इस वीडियो को देखते हुए यहां आ सकते हैं। कल्पना करके देखिए, ऊपर का आकाश हरा नहीं बल्कि गहरे बैंगनी, नीले और परा बैंगनी प्रकाश की किरणों से भरा हुआ है। रोशनी की बड़ी बड़ी चादरें ब्रह्मांड के स्टेज पर धीरे धीरे लहरा रही हैं, जो कोई अदृश्य जादूगर हवा में रंगीन रेशम के धागे बिखेर देता है। यह रोशनी बहुत ठंडी है, बहुत शांत है। यह आपके मन के अंधेरे को दूर कर रही है और उसे एक दिव्य शांति और रंगीन दुनिया में बदल रही है। आप इस रोशनी के नीचे पूरी तरह से शांत सो जाने के लिए तैयार हैं। आपकी आंखें लगातार ऐसी रोशनी देखकर थक चुकी हैं और अब पलकें बंद होना चाहती हैं। जब हम रिंग्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में शनि ग्रह का नाम आता है, लेकिन सन 1979 में जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के पास से गुजरा तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बृहस्पति के पास भी अपने छल्ले हैं, द रिंग्स ऑफ जुपिटर। ये शनि की तरह बर्फ के चमकीले टुकड़ों से नहीं बने हैं। ये बहुत ही महीन गहरे रंग के धूल के कणों से बने हैं, जिसके छोटे चंद्रमाओं से टकराने वाले उल्का पिंडों के मलबे से तैयार हुए हैं। ये इतने धुंधले हैं कि पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देते, छुपे हुए हैं। आप इन छल्लों के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। धूल के अरबों छोटे छोटे कण तारों की रोशनी में मंद मंद चमक रहे हैं, जैसे रात के अंधेरे में जुगनू तैर रहे हों। सब कुछ बहुत धीमा है। यहां समय की गति थम गई है। एक एक कण अपनी निश्चित कक्षा में बिना किसी हड़बड़ी के घूम रहा है। उसकी सांसें भी इसी गति के साथ ताल मिला रही हैं। धीमी सांस, गहरा आराम। बृहस्पति का अकेला ग्रह नहीं है, वह अपने आप में मिनी सौरमंडल है। इसके चारों ओर 95 चंद्रमा उसकी परिक्रमा करते हैं। यह चंद्रमाओं का एक पूरा साम्राज्य है। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बर्फीले हैं तो कुछ सुलगते हुए। आइए साम्राज्य के कुछ खास कोनों की सैर करते हैं।
जहां सिर्फ शांति का वास है। द रेड पेबल। सबसे पहले हम चलते हैं अमल्थिया पर। यह एक छोटा अजीब से आकार का लाल चंद्रमा है। जब आप अमल्थिया की सूखी पथरीली सतह पर खड़े होते हैं तो ऊपर देखते हैं तो आपका दिल थम जाता है। सामने एक पूरा आकाश, आधा से ज्यादा आकाश अकेले बृहस्पति ने घेरा हुआ है। वह इतना विशाल दिखाई देता कि ऐसा लगता है मानो आप उसे छू सकते हैं। इसकी विशाल धारियां, उसकी लाल आंख आपके बिल्कुल ठीक सामने धीरे धीरे घूम रही है। इस विशालता की छांव में आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आप बिना डरे पूरे शरीर को आराम करने देते हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा और आगे हमारे सामने आता है ईओ। यह पूरे सौरमंडल का सबसे अशांत दुनिया है, लेकिन दूर से देखने पर यह बहुत शांत लगती है। बृहस्पति के भयंकर गुरुत्वाकर्षण के कारण इस चंद्रमा का आंतरिक हिस्सा लगातार खिंचता और दबता रहता है। इसी वजह से यहां सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सतह से लावे के पीले और नारंगी फव्वारे अंतरिक्ष के काले वैक्यूम में हजारों किलोमीटर ऊपर उठ जाते हैं और फिर बहुत धीरे धीरे जमकर नीचे गिरते हैं। आग और बर्फ का यह खेल बिना किसी आवाज के एक मूक फिल्म की तरह चल रहा है। इसे बस आप देख सकते हैं। अब हम बेहद शांत और ठंडी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। यूरोपा। यह चंद्रमा पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद चमकदार चादर से ढका हुआ है। इसकी सतह पर लंबी लंबी भूरी दरारें हैं, जिससे किसी विशाल कांच पर स्क्रैच आ गया हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे पानी का एक विशाल गर्म महासागर छिपा है। एक ऐसा महासागर जिसमें हमारी पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी उससे दोगुना पानी है। नासा का यूरोपा क्लिपर और यूरोप का जूस मिशन इसी उम्मीद में वहां जा रहे हैं कि शायद इस अंधेरे छुपे हुए पानी में जीवन की कोई चिंगारी पनप रही हो। कल्पना कीजिए, आप इस बर्फ की नीली गहराई में उतर रहे हैं। नीचे पानी का मौन है, एक अनंत शाश्वत शांति। इसके बाद हम मिलते हैं इस साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा से, गैनीमेड। यह सिर्फ एक चंद्रमा नहीं है, यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह पूरे सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसके पास अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र है। इसकी सतह पर सिलिकेट चट्टानें और बर्फ के पुराने मैदान है। यहाँ का मौन बहुत गहरा है। एक ऐसा विशालकाय पिंड जो चुपचाप बिना किसी घमंड के अपने राजा बृहस्पति के चक्कर लगा रहा है। यदि बृहस्पति सूर्य होता तो निश्चित तौर पर यह एक जीवित ग्रह होता। और थोड़ी दूर इस कतार में आखिरी बड़ा चंद्रमा है कैलिस्टो। इसकी सतह सौरमंडल की सबसे पुरानी सतहों में से एक है। अरबों सालों से उल्का पिंडों के टकराने से बने गड्ढे इस पर वैसे के वैसे मौजूद हैं। यहां कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई आंतरिक हलचल नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे समय स्वयं यहां आकर सो गया है। कैलिस्टो के ये प्राचीन गड्ढे आपके मन के विचारों के थम जाने का प्रतीक है। आपका मन बिल्कुल ऐसे ही शांत हो रहा है। सब कुछ स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ सो चुका है। अंत में हम एक ऐसे चंद्रमा के पास आते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक नंबर है S2017J9। यह केवल 1 या 2 किलोमीटर बड़ा पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है। एक ऐसा संसार जो आपके शहर से भी छोटा है। यह बृहस्पति से बहुत दूर अकेले अंधेरे में घूम रहा है। कल्पना कीजिए, आप इस छोटे से पत्थर पर लेटे हैं। यहाँ कोई हवा नहीं, कोई शोर नहीं। दूर, बहुत दूर, बस बिना हलचल के बहते जा रहे हैं। बृहस्पति एक छोटे से सोने के सिक्के की तरह चमक रहा है। आप अकेले हैं ब्रह्मांड के इस शांत कोने में, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से आजाद। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जब पहली बार बृहस्पति के ध्रुवों के ठीक ऊपर से तस्वीरें ली तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। वहां कोई सीधी धारियां नहीं थी। वहां पृथ्वी के आकार जितने बड़े बड़े चक्रवातों का एक पूरा जाल था।
उत्तरी ध्रुव पर 8 और दक्षिणी ध्रुव पर 6 विशाल चक्रवात एक ज्यामितीय पैटर्न से सजे हुए वो घूम रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे कभी आपस में नहीं टकराते। वे एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाकर एक अनंत नृत्य कर रहे हैं। देखिए, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देखिए, जहां सबसे बड़ा तूफान भी है, वह भी एक नियम के तहत ही चलता है, एक सुंदर कलाकृति में बदल जाता है। इन चक्रवातों का घूमना आपके दिमाग की नसों को शिथिल कर रहा है और बता रहा है कि इस पृथ्वी में बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी ही होती है। जैसे कि बहुत ही धीमी गति का चक्रव्यूह घूम रहा है और आप उस घूमते हुए पैटर्न के केंद्र में हैं, जहां पूरी तरह से शांति है। केंद्र में कोई हलचल नहीं होती, केंद्र सदैव शांत होता है और आप उसी केंद्र में हैं। हम बृहस्पति की सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसका हृदय, इसका कोर। सालों तक वैज्ञानिक सोचते थे कि बृहस्पति के केंद्र में पृथ्वी जैसे ही एक ठोस चट्टानी कोर होगी, जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ी होगी। लेकिन जूनों के हालिया आंकड़ों ने दिखाया कि इसकी ठोस कोर नहीं, लेकिन जूनों के हालिया आंकड़ों ने दिखाया कि इसकी कोर ठोस नहीं है, वह धुंधली यानी फजी है। धीरे धीरे पिघलकर आसपास के लिक्विड हाइड्रोजन में विलीन हो चुकी है। वहां कोई सीमा नहीं है जहां कोर शुरू होती है और गैस खत्म होती है। सब कुछ एक दूसरे में समा चुका है। इस गहराई में तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म। लेकिन दबाव इतना भयंकर है कि चीजें उबलती नहीं, वे जम जाती हैं। वैज्ञानिकों की परिकल्पना की है हीलियम की बारिश होती है। जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी बरसता है, वैसे ही बृहस्पति की गहराइयों में तरल हीलियम की बूंदें नियॉन और हाइड्रोजन के घने कोहरे से छनकर नीचे गिरती हैं। इस नीरव अंधकार में बिना किसी गड़गड़ाहट के हीलियम की यह अदृश्य बारिश हो रही है। आप इसी बारिश के साथ साथ धीरे धीरे और नीचे उसके हृदय में विलीन हो रहे हैं। अब हम शनि, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचना। खिड़की से बाहर देखिए, यहां कुछ नहीं है, न हवा न कोई आवाज, बस एक गहरा सुनहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे में तैरते हुए अरबों तारे। हर तारा एक सूर्य है, हर सूर्य का अपना एक सौर परिवार है। इस गहरे खालीपन को देखकर आपकी नींद और गहरी और सुकून भरी होती जा रही है। और फिर उस अनंत अंधेरे में दूर एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है। पहले लगता है कोई तारा है, लेकिन यह तारा टिमटिमा नहीं रहा, यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और जैसे सुबह का सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे उगता है, वैसे ही यह गोला आपकी खिड़की के सामने बड़ा होता जा रहा है। और जब हम इसके काफी नजदीक पहुंचते हैं तो आपका दिल एक पल के लिए रुक जाता है, जबकि आपकी खिड़की के सामने एक अद्भुत नजारा है। एक विशाल सुनहरे पीले रंग का गोला और उसके चारों तरफ तैरता हुआ एक बेहिसाब खूबसूरत छल्ला, एक विशाल रिंग। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने किसी सुनहरी मोती को एक रेशम के धागे में पिरोकर अंधेरे में टांग दिया है। यह शनि है, सौर मंडल का सबसे सुनहरा गहना। हम इसके और पास जा रहे हैं। शनि इतना विशाल है कि इसके अंदर 760 पृथ्वियां समा सकती हैं। सोचिए, 760 बार हमारी दुनिया, हमारे समंदर, हमारे आसमान इस ग्रह के अंदर समा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी शनि बेहद हल्का है। यह गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से। अगर सृष्टि में कोई बहुत बड़ा महासागर होता और हम शनि को उसमें डाल देते तो शनि उस पानी पर गेंद की तरह तैरने लगता। इतना हल्का, इतना शांत गैस का एक शांत महासागर। अब हमारा अंतरिक्ष यान शनि से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और वो जो रिंग दूर से एक कांच की प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है, अब उसकी असलियत सामने आ रही है। ये रिंग्स ठोस नहीं है, ये बनी है अरबों खरबों बर्फ के टुकड़ों से। कुछ टुकड़े धूल कण जितने छोटे तो कुछ छोटे खिलौनों की कार जितने बड़े।
और कुछ किसी विशाल पहाड़ जितने बड़े। और ये सब के सब बिल्कुल साफ सफेद बर्फ के टुकड़े हैं जो शनि के चक्कर काट रहे हैं। कल्पना कीजिए, हमारा यान धीरे धीरे इस रिंग के अंदर दाखिल हो रहा है। आपकी खिड़की के ठीक बाहर बर्फ के लाखों गोले तैर रहे हैं। जब सूर्य की रोशनी इन बर्फ के टुकड़ों पर पड़ती है तो ये बिल्कुल हीरे की तरह चमक उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हीरों के किसी महासागर के बीच से गुजर रहे हैं। ये बर्फ के टुकड़े 4.5 अरब साल पुराने हैं, उतने ही पुराने जितना हमारा सौर मंडल। आप अपनी खिड़की से बैठकर इतिहास की सबसे पुरानी बर्फ को देख रहे हैं। यान अब शनि के ठीक ऊपर से गुजर रहा है, उसके उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर से। और वहां एक चीज है जिसे देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। शनि के माथे पर एक विशाल हेक्सागन है, एक षटभुज 6 भुजाओं वाला आकार। यह कोई छोटी मोटी आकृति नहीं, यह हजारों किलोमीटर बड़ा एक तूफान है जो बड़े ही सलीके से एक परफेक्ट षटभुज के रूप में घूम रहा है। इसकी एक एक दीवार हमारी पूरी पृथ्वी से बड़ी है। प्रकृति में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जैसे ब्रह्मांड ने शनि के सर पर एक ताज पहना दिया हो और इस तूफान के बीच सुनहरी और नीली बिजलियां कड़क रही हैं। पृथ्वी की बिजली तो एक पल में चली जाती है, लेकिन शनि की ये बिजलियां घंटों तक लगातार आकाश को रोशन करती हैं। इतनी ताकतवर कि अगर ये पृथ्वी पर होती तो एक पूरे महाद्वीप को एक साथ रोशन कर देती। लेकिन आप अंतरिक्षयान के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं, शांत हैं और इस अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे हैं। शनि अकेला नहीं है, उसके पास एक बहुत बड़ा परिवार है, 140 चंद्रमा जो इसके चक्कर काट रहे हैं। सबसे पहले हम गुजर रहे हैं टाइटन के पास से। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चांद। खिड़की के बाहर देखिए, एक नारंगी रंग की धुंध ने इस चांद को घेर रखा है। टाइटन बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा है। इसका अपना एक घना वायुमंडल है, लेकिन यहाँ पानी नहीं बरसता। यहाँ तरल मीथेन की बारिश होती है। यहाँ मीथेन की बड़ी बड़ी झीलें हैं, नदियां हैं जो इस सुनहरे अंधेरे में धीरे धीरे बह रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही दिखाई देती थी। और अब हम गुजर रहे हैं एक छोटे से बिल्कुल सफेद चांद के पास से। इसका नाम है एनसेलेडस। यह पूरा चांद बर्फ की एक मोटी चादर से ढका है, बिल्कुल एक सफेद मोती जैसा। लेकिन इसके नीचे से बर्फ और गर्म पानी के विशाल फव्वारे निकल रहे हैं जो अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जा रहे हैं। कैसिनी यान ने जब इस पानी का नमूना लिया तो उसमें जीवन के संकेत मिले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। इसका मतलब इस बर्फ की चादर के नीचे एक गर्म पानी का समंदर है, जहां शायद इस वक्त भी कोई जीवन पनप रहा हो। और थोड़ा दूर हमें दिखता है मीमास, एक ऐसा चांद जिसके ऊपर एक इतना बड़ा गड्ढा है कि वह बिल्कुल स्टार वॉर के डेथ स्टार जैसा लगता है। अब इस यात्रा का सबसे भावुक और सुनहरा पल आता है। बात है 15 सितंबर 2017 की। हम उस जगह पर हैं जहां कैसिनी नाम के एक यात्री ने अपनी आखिरी सांस ली थी। 20 साल तक कैसिनी ने इस सोने अंतरिक्ष में यात्रा की। उसने हमें शनि के रिंग्स दिखाई, टाइटन की नदियां दिखाई, एनसेलेडस के फव्वारे दिखाए। लेकिन फिर इसका ईंधन खत्म होने लगा। वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि कैसिनी कभी किसी ऐसे चांद पर गिरकर उसे दूषित करे जहां जीवन हो सकता है। इसलिए उन्होंने कैसिनी को एक आखिरी आदेश दिया, शनि के अंदर चले जाओ और उसी का हिस्सा बन जाओ। कल्पना कीजिए, आप कैसिनी के नजरों से देख रहे हैं। यान धीरे धीरे शनि के सुनहरे घने बादलों में नीचे उतर रहा है। रिंग्स पीछे छूट रही हैं। बादलों का रंग सुनहरा, नारंगी और गहरा भूरा होता जा रहा है। कैसिनी लगातार पृथ्वी पर आखिरी तस्वीर भेज रहा है, जब तक कि शनि की गर्मी और दबाव उसे पिघला नहीं देते। उस दिन नासा के वैज्ञानिक रो पड़े थे एक मशीन के लिए,
जो अब एक मशीन नहीं रही थी, वह इंसानियत की खोज का एक अनमोल हिस्सा बन चुकी थी। वैज्ञानिकों ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण 20 साल इसके ऊपर लगाए थे, लेकिन अब इसे अलविदा कहना पड़ रहा था। कैसिनी हमेशा के लिए शनि के बादलों में समा गया। वह अपने घर लौट आया। अब हमारा यान भी धीरे धीरे पीछे हट रहा है। शनि अब खिड़की से दूर हो रहा है। उसकी रिंग्स धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। वह सुनहरा गोला अब छोटा होता जा रहा है, एक सिक्के जितना, एक मटर के दाने जितना, और फिर बस एक चमकता हुआ तारा। और उस तारे को देखते देखते आपकी आंखें बेहद भारी होती जा रही हैं। आपकी सांसें बिल्कुल धीमी, शांत और सुकून से भर रही हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के बाहर आ चुके हैं। नीचे देखिए, 200 अरब तारों का एक विशाल चमकदार चक्रवात। ये हमारी मिल्की वे है। इसके एक कोने पर ओरियन आर्म, जिसमें हमारा सूर्य सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा बिंदु है। और थोड़ा दूर देखने पर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा दिखाई देती है, जो 2.5 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर तैर रही है। प्रकाश वर्ष यानी वह दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। इतने विशाल फासले, इतनी असीम दूरियां, इस ब्रह्मांडीय पैमाने पर आपकी चिंताएं, आपके विचार क्या मायने रखते हैं। सब इसमें विलीन हो जाने चाहिए, और सब इसमें विलीन हो ही जाते हैं। आप इस असीम विस्तार में खुद को पूरी तरीके से खुला छोड़ दीजिए। कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति और आराम। अब हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचे को देख रहे हैं। इसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। डार्क मैटर के अदृश्य और रहस्यमयी धागे, जिन्होंने अरबों गैलेक्सियों को आपस में एक न्यूरॉन नेटवर्क की तरह जोड़ रखा है। जैसे पूरा ब्रह्मांड एक जीवित मस्तिष्क हो, जो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। और अब हम उस अनंत सीमा पर हैं, जिसे विज्ञान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहता है। 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर। इसके आगे सिर्फ एक अनंत पवित्र अंधकार है, जहां न तारे टिमटिमाते हैं और न ही कोई आकाश गंगा बहती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहां से आगे प्रकाश को भी जाने में डर लगता है। अभी तक हमारी दुनिया तक नहीं पहुंचा है। अभी तक यहां से आगे का प्रकाश हमारी दुनिया तक नहीं पहुंचा है। यह अंधकार शून्यता का प्रतीक है, पूर्ण शांति का प्रतीक है। यहां कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है, यहां कोई अंत नहीं है। यह अनंतता का प्रमाण है। आपका मन इस शून्यता में समा चुका है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह शांत हैं। आपकी ब्रह्मांडीय यात्रा अब विश्राम में बदल रही है। पलकें भारी हो रही हैं, बहुत भारी। और अब नींद आपको इस अनंत शांति का आभास दे रही है और कह रही है कि जीवन में काम के अलावा एक अच्छी नींद और एक अच्छा आराम भी तो चाहिए होता है। पलकें अब कह रही हैं कि बस मैं तो सुबह तक
यूं ही बंद रहूंगी। पलकें भारी से भारी होती जा रही हैं और नींद बस ये कह रही है, सो जाइए। एक गहरी नींद में सो जाइए, एक अनंत आभास के साथ एक अच्छी नींद में सो जाइए, क्योंकि जिन्हें आप आसपास में बड़ा समझते हैं, इस ब्रह्मांडीय पटल पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए आप जीवित हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन सबसे दुर्लभ है, जो इस पृथ्वी पर भी है और आपके पास भी है। इसलिए इस जीवन को सहज बनाइए और आप धीरे धीरे आंखें बंद करे हुए ही सो जाइए। एक बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।